हेलो साथियों, हम सभी का ट्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं विनय साहू आज हिंदी में समास की दूसरी क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले हमने आपको बताया था समास, है ना। समास में हमने आपको तत्पुरुष के 3 पार्ट बताए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपादान तत्पुरुष से। इसके पहले के 3 समास जो हमने बताए थे, यानी जो तत्पुरुष समास के जो 3 पार्ट थे उनको हमने व्याख्या की थी। उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा? अपादान तत्पुरुष, यानी हमने बताया था जो समास होता है, यानी जो तत्पुरुष समास होता है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। और कारक चिन्ह यानी आपके 8 प्रकार के होते हैं। 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से? कर्ता और संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अतः आपके पास बचते हैं 6, यानी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। 6 में मैंने आपको बताया था कर्ता होता नहीं, यानी कर्म, करण, और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, यानी संप्रदान तत्पुरुष तक की हमने आपको बताया था। संप्रदान तत्पुरुष आज हमारा पार्ट है अपादान तत्पुरुष। तो आप अपादान तत्पुरुष के बारे में, यानी अपादान से, यानी इसमें क्या होता है? अपादान से, यानी यहाँ पर भी से विभक्ति आती है। तो ये जो अपादान से वाला होता है, ये अलगाव के रूप में प्रयुक्त होता है। अलगाव का मतलब होता है यानी कोई चीज़ आपसे दूर की जाए। जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी यहाँ पर देखा गया कि जो अपादान यानी अलगाव के रूप में, यानी हिमालय से नदियाँ अलग हो रही है ना। तो जहाँ पर करण से, यानी जो करण वाला से होता है वो जोड़ने वाला से होता है, और जो अपादान से होता है ये अलग करने के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अपादान तत्पुरुष समास में होता क्या कि जहाँ पर अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे आप लिखिए धनहीन। आपके पास मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल आपके पास क्या रहा है? धनहीन, यानी धन से हीन। यहाँ पर क्या होगा? धन से हीन। आप अगर इसकी व्याख्या देखोगे तो धन से हीन यानी वह व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति की बात कर रहा है जिसके पास जो धन से अलग है, यानी उसके पास धन नहीं है। और अगर आप यहाँ पे भयभीत, यानी भय से भीत, क्या हो जाएगा? भय से भीत। और तीसरा जो है जन्माद, यानी जन्म से अंधा, यानी जन्म से अंधा, क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। तो ये वाला हो जाएगा आपके पास जन्म से अंधा। तो ये मैंने आपको लिए 3 एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अपादान तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये कहता है, अपादान तत्पुरुष कहता है कि जहाँ पर अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी जहाँ पर अलगाव के रूप में से का प्रयोग होगा, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे धनहीन, धन से हीन, जन्माद, जन्म से अंधा। ठीक, अगला कौन सा आता है? संबंध। तो देखिए हमारा अगला जो है संबंध तत्पुरुष है। जो संबंध तत्पुरुष समास होता है, यह समास यानी जहाँ पर संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, और संबंध कारक चिन्ह का जो होता है ये काकी के होता है, का की के, इनका प्रयोग होता है। यानी का की के, यानी काकी के जो संबंध कारक जो विभक्तियां होती हैं वह आपके पास होती काकी के, यानी जहाँ पर का, की या के का प्रयोग होता है वहाँ पर संबंध कारक चिन्ह होता है। जब काकी का प्रयोग होगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। कौन समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो जो संबंध तत्पुरुष समास का पहला एग्जाम्पल है प्रेम सागर। ये आपके पास समास दे रखा है प्रेम सागर को, इसकी व्याख्या करोगे तो ये हो जाएगा प्रेम का सागर। आप अगर इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? प्रेम का सागर। ध्यान से देखिए, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रेम का सागर। और दूसरा है दिनचर्या, यानी इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा दिन की चर्या। क्या हो जाएगा? दिन की चर्या। आगे देखिए भारत रत्न, ये हो जाएगा भारत का रत्न। क्या हो जाएगा? भारत का रत्न। तो ये आपके पास संबंध तत्पुरुष है। यानी संबंध तत्पुरुष के बारे में बात करेगा तो संबंध तत्पुरुष जो समास होता है वहाँ पे कहता है काकी के चिन्ह का प्रयोग होता है। जब इन विभक्तियों का प्रयोग होगा तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष होगा। उस संबंध तत्पुरुष का एग्जाम्पल है प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या यानी दिन की चर्या, फिर अगला है भारत रत्न यानी भारत का रत्न। तो इन
देखो हम 3 या 2 या 3 या 4 एग्जाम्पल जैसे भी होते हैं वैसे लेते हैं। तो कोशिश करना कि आप इनको एक बार पढ़ लेना और इनको साथ में नोट करते रहें। आप लोग मेरे साथ में इनको नोट करते रहें, ठीक। इसके बाद आगे अधिकरण, इसके बाद जो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो अगला हमारा जो लास्ट है, लास्ट तत्पुरुष समास का जो लास्ट पार्ट है वो कह रहा है कि यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर, तो अधिकरण में इसमें जो विभक्तियों का प्रयोग होगा, इस विभक्ति में जो प्रयोग आपके पास होगा वह तो या तो में का प्रयोग होगा और या तो पर का प्रयोग होगा। यानी जो अधिकरण विभक्ति का जो प्रयोग होता है या तो में के लिए होता है या तो पर के लिए होता है। यानी जहां पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है या प्रयोग होता है वहां पर आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अधिकरण तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जैसे आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी आत्मा में विश्वास, यही तो लिखोगे आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास या आत्मा में विश्वास, है ना। तो आप इसका लिख लीजिए। एग्जाम्पल में देखो लिख रहे हैं पहला एग्जाम्पल, तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं अधिकरण तत्पुरुष समास के। आत्मविश्वास यानी आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, यानी इसको लिखोगे आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, यानी घुड़सवार क्या कहलाएगा? घोड़े पर सवार। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो कौन सी विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, यानी यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आगे एक आता है नीति निपुण, नीति निपुण यानी नीति में निपुण, नीति निपुण यानी नीति में निपुण। तो ये आपके पास कौन सा समास हुआ जाके? अधिकरण तत्पुरुष यानी समास। हमने आपको बताया था समास, अगर समास की बात करेगा तो ये सम धन आस से मिलकर बना हुआ शब्द था, सम धन आस से मिलकर बना हुआ शब्द था। सम का अर्थ हमने आपको बताया था संपूर्ण, क्या बताया था? संपूर्ण बताया था। आस का मतलब होता है आशय, क्या बताया था? आशय। समास की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास पास लाकर, जहां पर 2 या 2 से अधिक शब्दों को पास पास लाकर उनका एक शब्द बना दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। पहला था अव्ययी भाव समास। कौन सा था? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इसका पहला पद प्रधान होता है, अर्थात उसका जो पहला पद अव्यय होता है, इन जो पहला पद होता है वो आपके पास प्रमुख होता है। जैसे प्रत्यक्ष, प्रतिधनच्छ, प्रत्येक, प्रत्येक दिन यानी प्रतिदिन, है ना। इस प्रकार के जैसे पानी पानी यानी दोनों तरफ, यानी जब दोनों तरफ शब्द समान हो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहां पर भी अव्ययी समास होता है। ठीक, पानी पानी जैसे मतलब और कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उसके बाद अव्ययी भाव समास के बाद हमने आपको क्या बताया था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या था? तत्पुरुष समास में यहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। वो कारक चिन्ह कितने होते हैं आपके पास? 8 होते हैं, यानी कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन कारक विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। यानी आपके पास जो तत्पुरुष समास होते हैं वो आपके पास 6 होते हैं। ठीक, अगले और हम चलते हैं कर्मधारय समास। तो मेरा अगला समास है द्वंद्व समास। जो तीसरा मैंने लिखाया था द्वंद्व समास लगाया था। अभी तक मैंने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास आपके कंप्लीट कराए हैं। ठीक, आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता क्या है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की जो वरीयता होती है वो बराबर होती है। यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। यानी इसमें कौन सा चिन्ह होता है? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्थात और रहेगा, है ना। जैसे माता पिता,
पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका बस माता पिता, ऐसे तो लिखते हैं माता पिता, यानी लिखेंगे माता और पिता, माता और पिता। दूसरा लिख लो भाई बहन, क्या लिखोगे भाई बहन, भाई और बहन। ठीक, तो ये आपके पास और इसी प्रकार हैं जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, क्रय विक्रय, क्रय और विक्रय, इस प्रकार से जो भी हो आप बना लेना। यानी जो द्वंद्व समास होता है यहाँ पर वो कहीं पर आपको बीच में डैश चिन्ह दिख जाए और दोनों पद प्रधान हो, है ना, दोनों पद अलग अलग हों। जैसे अव्ययभाव समास में क्या था कि दोनों तरफ जो शब्द थे वो बिल्कुल बराबर थे, क्या थे, बिल्कुल बराबर थे, और यहाँ पर दोनों पद क्या है आपके पास अलग अलग हैं। ठीक, ध्यान से छोटी छोटी बातों पर आप गौर करना, है ना। तो इनका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह का लोप होगा या और रहेगा। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, लाभ और हानि, क्रय विक्रय। ठीक, तो इसी प्रकार के सारी चीजें आप ध्यान देना, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपके पास द्वंद्व समास यानी दोनों पदों की बराबर वरीयता होती है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक, और बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है, यानी योजक जो चिन्ह होता है इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं, इस चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। ध्यान रखना, योजक चिन्ह को हम लोग समासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। अगला जो समास है हमारे पास, चलते हैं अपने अगले समास की ओर, द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास। जो द्विगु समास होता है यह संख्यावाची होता है, जो द्विगु समास होता है आपके पास ये संख्यावाची होता है, और संख्यावाची यानी इसमें 1 से 9 तक की संख्या पाई जाती है। कितनी संख्या पाई जाती है, 1 से 9 तक की संख्या पाई जाती है। यदि 1 से 9 संख्याओं के ऊपर जाएगा तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये भी चीज जान लीजिए, एक शब्द में एक या एक से अधिक समास हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक समास हो सकते हैं, यानी एक शब्द के 2 समास हो सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन पर जाना होता है। ऑप्शन का मतलब वहां पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है। यदि ऑप्शन 2 देता है, एक तो बहुब्रीहि समास हर जगह आ जाता है, तो आप सबसे पहले बहुब्रीहि समास को वरीयता दोगे, अन्यथा अन्य जो कोई होगा फिर उसको दोगे। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जो है, त्रिनेत्र 3 नेत्र वाले, है ना, भगवान शिव, त्रिनेत्र यानी ये द्विगु समास भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है। द्विगु समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन अगर जो ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए, ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए, तो सबसे पहले आप बहुब्रीहि समास को वरीयता दोगे, उसके बाद आप द्विगु समास को वरीयता दोगे। ठीक, तो पहले द्विगु समास के बारे में पहले पूरे समास कंप्लीट करते हैं आज, उसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक, 4 नंबर समास है मेरा द्विगु समास। द्विगु समास कहता है यह संख्यावाची होता है, तो लिखते रहे साथ में, यह संख्यावाची समास है, यह संख्यावाची समास है। इसमें 1 से 9 तक संख्याएं, 1 से 9 तक संख्या मिलती है, ऐसे लिख लो, 1 से 9 तक संख्या मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ये द्विगु जो समास होता है यहाँ पर 1 से 9 तक की संख्या मिलेंगी। जैसे मान लो दशानन 10 सिर वाले, तो ये भाई द्विगु समास नहीं होगा। 1 से 9 तक की अगर संख्याएं मिल रही हैं तो द्विगु समास होगा, अन्यथा उसके ऊपर जाएगा तो नहीं होगा। जैसे पंचवटी, त्रिराहा, चौराहा, तिराहा मतलब 3 राहों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह। ठीक, यानी आपको 1 से 9 तक की संख्याओं के अंदर रहना है। जैसे मान लो कि 12 सिंघा दे दिया जाए, तो 12 सिंह जिसके होते हैं यानी 12 सिंहों का समूह, तो अब 12 सिंह एक जानवर होता है और 12 सिंह यानी 1 से 9 के ऊपर चला गया है, अतः यह बहुब्रीहि समास होगा, ना कि द्विगु समास होगा। ठीक, तो इसके आप एग्जाम्पल लिखिए। देखिए मैंने 4 आपके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं, वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहला आपके पास है 9 रत्न, यानी 9 रत्नों का समूह, इसको लिखोगे 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन, भुवन, त्रिभुवन में आप लिखोगे 3 यानी 3 भुवन यानी भवन, चाहे लिख लो 3 भवनों का समूह। सत मंजिल यानी 7
मंजिल, 7 मंजिल का समूह, 7 मंजिल का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह। तो ये आपके पास द्विगु समास होता है। द्विगु समास आपके पास ये संख्यावाची होता है। इस पर 1 से 9 तक की संख्या मिलेंगी, 1 से 9 तक की संख्या मिलेंगी, और वो 1 से 9 संख्याओं के ऊपर जाता है तो वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा, नवरत्न यानी 1 से 9 के बीच में 9 है, त्रिभुवन यानी 3 है, 7 मंजिल यानी 7 मंजिल है, चौराहा यानी 4 राह, तिराहा यानी 3 राहों का समूह, पंचवटी यानी पंचवटी में 5 आएगा, त्रिनेत्र में 3 आएगा। तो इसी प्रकार से आ जाएंगी, यानी ये एक संख्यावाची है। और इस पर आप चाहे तो यहाँ पर लिख लो, ये 1 से 9 तक की संख्याएं होती है, बस काम खत्म। वैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर भी लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक। इसके आगे हम लोग चलते हैं कर्मधारय समास पर। अब हम लोग चलते हैं, ठीक। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास से कर्मधारय समास। तो मेरा अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहता है समास का पहला पद विशेषण हो। क्या कह रहा है? जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखो विशेषण और विशेष क्या है? विशेषण, विशेषण और विशेष वे संज्ञा या सर्वनाम जिस चीज की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिस चीज की विशेषण बताते हैं, जिस चीज की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो, लिख लो काली टोपी, काली टोपी। तो टोपी तो एक आम बात है, टोपी होती है, लेकिन टोपी की विशेषता क्या है? टोपी की विशेषता क्या है? ये काली है। तो यानी यहाँ पर विशेषण क्या हुआ जाके? ये आपका जाके विशेषण हुआ जाके विशेषण, और विशेष क्या हुआ जाके? टोपी, विशेष। इसके बाद इसी में एक शब्द आता है प्राविशेष, एक शब्द आता है प्राविशेष। और प्राविशेष का मतलब होता है, प्राविशेष का मतलब होता है वे शब्द यानी वे संज्ञा या सर्वनाम जो, वे संज्ञा शब्द जो विशेषता की यानी विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे श्याम बहुत अच्छा है। श्याम बहुत अच्छा है, यानी श्याम की विशेषता क्या है? कि श्याम जो है वो अच्छा है। लेकिन अब इसकी विशेषण तो अच्छा है, लेकिन इसकी भी विशेषता क्या है? वो बहुत अच्छा है। जैसे मान लो कह दिया जाए कि सीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। जैसे कह दिया जाए सीता बहुत अच्छा खाना बनाती है, सीता बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अब सीता यहाँ पे क्या है? देखो सीता खाना बनाती है एक आम बात है, यानी सीता खाना बनाती है, लेकिन सीता खाना अच्छा बनाती है ये आपके पास विशेषण है, और बहुत अच्छा बनाती है ये आपके पास प्राविशेष है। लेकिन इस कर्मधारय समास में आपको प्राविशेष की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ तक केवल समझ लो विशेष क्या है, विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो विशेष वे शब्द होते हैं जो विशेषण वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी न किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च कैसी आपके पास? काली है, अतः जो काली शब्द है ये विशेषण है और विशेष आपके पास काली है, ठीक। इसके आप एग्जाम्पल लिखिए। देखो दूसरा पद विशेष से होता है, तो इसके आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लेना। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, ठीक। इस प्रकार के दो चीज हैं। देखो हम लिखे दे रहे। अच्छा देखो इधर, देखो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। 3 एग्जाम्पल हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है काली मिर्च, दूसरा है नील कमल और तीसरा है पीतांबर। काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च, इसके लिए लिखना काली है जो मिर्च। देखो इसके लिए लिखना काली है जो मिर्च। पहला है काली है जो मिर्च, दूसरा है नील कमल, नीला है जो कमल यानी नीला है
जो कमल, नील कमल के लिखना नीला है जो कमल, पीतांबर में लिखना पीला है जो अंबर, पीला है जिसका अंबर अर्थात विष्णु की भगवान हो रही है तो पीला है जिसका अंबर लिख लेना भाई। ठीक, तो आपके पास कर्मधारय समास हुआ जाके। एक लास्ट हमारे पास बचा है बहुव्रीहि समास, जो कि जब आपको ऑप्शन में कोई समझ में ना आए तो वहाँ पे आप बहुव्रीहि समास लगा देना। वैसे समझ में आ ही जाएगा, अगर समझ में ना आए तब की बात बता रहे हैं हम। एक तो तुक्का मत मारना क्योंकि माइनस मार्किंग होती है, यूपी में भी है और यूपी लेखपाल में भी माइनस मार्किंग है और यूपी वीडियो में भी माइनस मार्किंग है, तो आप ध्यान से देखना। यानी यहाँ पर आप वीडियो भी लिख लो, वीडियो का छूटे यानी वीडियो। ठीक, तो आपके पास अगला डालिए अगला डालिए बहुव्रीहि समास, लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो अगला जो हमारे पास है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में कहता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी जो दो पद होते हैं दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा, यानी दोनों पद आपके पास क्या होते हैं, विशेष होते हैं, दोनों पद विशेष होते हैं और कोई तीसरा पद आ जाता है। जैसे मैंने आपके लिए अभी एक एग्जाम्पल बताया था, पीतांबर, क्या बताया था, पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात किसकी बात कर रहा है, विष्णु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, विष्णु। और यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट करके लिखा भी दिया है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं के नाम आते हैं, यानी जहाँ पर किसी देवी देवताओं का कोई नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि आपका वहाँ पे कौन समास है, बहुव्रीहि समास है। जैसे वीणा वादनी, वीणा को धारण करने वाली वीणा वादनी। ठीक, तो इसी प्रकार आपके बहुव्रीहि समास यानी समास आपके मैंने टोटल 6 के 6 समास कंप्लीट किए हैं, जो कि आप यानी एक पूरा फास्ट रिवीजन पर देख सकते हैं। तो चलिए समास का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो समास हमने बताया था, समास का जो मैंने अर्थ बताया था, समास यानी सम धन आज से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। ये किससे मिलकर बनता है, ये सम धन आज से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। सम धन आज से मिलकर बना हुआ शब्द होता है। सम का मतलब होता है, क्या होता है, संपूर्ण। सम का मतलब मैंने आपको संपूर्ण बताया था। आज से मतलब मैंने आपको आशय बताया था, क्या बताया था, आशय बताया था। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त या संक्षेप, संक्षिप्त या मैंने आपको संक्षेप बताया था कि नहीं बताया था। तो समास आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, समास आपके पास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मैंने बताया था, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, फिर मैंने आपको तत्पुरुष समास बताया था, तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था द्विगु समास बताया था, द्विगु समास बताया था। द्विगु समास के बाद मैंने आपको बताया था द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। फिर मैंने आपको कर्मधारय समास बताया था। कौन सा समास, कर्मधारय। उसके बाद मैंने आपको बहुव्रीहि समास बताया। कौन सा बताया था, बहुव्रीहि समास बताया, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास मैंने आपको बताया था। अव्ययी भाव समास मैंने बताया था, इसका जो प्रथम पद प्रधान होता है यानी ये आपके पास अपरिवर्तनीय होता है। जैसे प्रत्यक्ष, क्या बताया था, प्रत्यक्ष बताया था, प्रत्येक दिन बताया था, यथा समय यानी समय के अनुसार, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार। इस प्रकार के वो दोनों शब्द समान होंगे, बीच में योजक चिन्ह आता है। फिर मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। किस चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। और कारक चिन्ह का मतलब होता है कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, है ना, ये 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कर्ता और संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता और संबोधन कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। द्विगु समास में मैंने क्या बताया था, ये संख्यावाची होता है, 1 से 9 तक की संख्या मिलती हैं। इसमें बीच में योजक चिन्ह मिलता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, भाई और बहन, लाभ और हानि। कर्मधारय समास, यहाँ पर विशेषण और विशेष मिलेगा। विशेषण का मतलब होता है जब किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए, और विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे शिवम, जैसे गोल टोपी, काली गाय, गाय कैसी है, काली है। तो यहाँ पे कर्मधारय नीलकंठ, पीतांबर,
पीला है जिसका अंबर। आगे देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद विशेष होते हैं और कोई तीसरा पद विशेष होता है, यानी यहाँ पर सभी प्रकार के देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया पीताम्बर, तो पीताम्बर में कर्मधारय समास भी है और कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर में अगर दोनों ऑप्शन मिले तो आप सबसे पहले बहुव्रीहि समास को टिक करोगे। तो ये रहा आपके पास पूरा समास। तो आप यहाँ तक समास कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अलंकार। क्या पढ़ाएंगे, अलंकार। अलंकार। तो आप लोग आए, अपना समय दिया, वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हाँ, ये जो A2 स्टडी पॉइंट को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और आप लोग प्रतिदिन आपको यहाँ पे शाम को यानी 6 PM पर हिंदी और रीजनिंग की क्लासें मिलती हैं। किसी दिन कारणवश से एक क्लास अपलोड होती है, मतलब मान लिया कभी सर्वर की दिक्कत होती है, कभी कुछ दिक्कत होती है, तो एक क्लास तो 100% जाती है, चाहे वो रीजनिंग की जाए चाहे हिंदी की जाए। तो आप लोग 6 बजे बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक की पहुँचाया जा सके। आप लोग आएँ, इसके लिए बहुत धन्यवाद।